नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीजीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के बारे में। चर्चा शुरू करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके कमेंट के बारे में, क्योंकि सभी कमेंट का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देना संभव नहीं होता। तो मैं कमेंट को दोस्तों लाइक और रिएक्ट कर देता हूं, और जिन कमेंट में मैं ऐसा कर देता हूं उसके अगले वीडियो में मैं उनका जवाब भी देता हूं। तो आपको दोस्तों अपने कमेंट के प्रत्युत्तर में जो आने वाला लेटेस्ट वीडियो है उसमें जवाब को खोजना है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके कमेंट्स की, कि आखिर आपके कमेंट में आपने सवाल क्या किया। एक सवाल था सर हिस्ट्री भी कवर करा दें, वहां स्पेसिफिक रूप से नहीं बताया गया था कि इंडियन हिस्ट्री का सवाल है या एमपी की हिस्ट्री की बात की जा रही है। तो दोस्तों, यदि एमपी की हिस्ट्री की बात है तो इस सीरीज में विस्तार से हमें मध्य प्रदेश के इतिहास को कवर करना है, आप निश्चिंत रहें। एक और सवाल था कि सर जल्दी सीरीज को कंप्लीट कराएं, और एक सवाल इसके समकक्ष ही था, जल्दी कराने के उद्देश्य से ही था कि सर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम 3 मार्च को है, आप प्रयास करें उसके पहले इस सीरीज को कवर कराने का। तो दोस्तों, मैं तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करता हूं, आप भी यह चीज देखते हैं। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं एक साथ 5-5 वीडियो भी रिकॉर्ड करने का प्रयास करता हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे 8 से 8.5 घंटे ऑफिस में देने होते हैं। न्यायालय की मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं वहां पर काम करता हूं। तो वहां की जो मेरी जिम्मेदारियां होती हैं उनके बाद जो समय मेरे पास बचता है, मैं भरपूर समय देने का प्रयास करता हूं आपकी इस सीरीज के लिए। जब छुट्टी होती है तो 2, 3, 4, 5 वीडियो तक मैं अपलोड करने का प्रयास करता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पहले अधिक से अधिक इस सीरीज को कवर किया जाए। और दोस्तों, एक सूचना और मैं आपको दे दूं कि कल और परसों शायद आपको वीडियो देखने ना मिले, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो का सेटअप मैं वहां पर भी लगा लूं और आपके लिए निरंतर वीडियो उपलब्ध करवा पाऊं, क्लासेस लगातार आपको उपलब्ध करवा पाऊं। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो कल और परसों 17 और 18 फरवरी को हो सकता है क्लास ना आए, तो आपको टेंशन नहीं लेना। उसके बाद हम बहुत ही तेज गति से इस सीरीज को कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि 17-18 फरवरी को भी आपके पास क्लास आए। अगला कमेंट क्या था कि सर परीक्षा धाम पब्लिकेशन मेंस की पुस्तकें पब्लिश करता है कि नहीं। दोस्तों, अब तक ऐसी पब्लिश नहीं की, आगे प्रयास जारी है। हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मुख्य परीक्षा की किताबें भी देखने को मिले। फिर बात करते हैं सिलेबस और स्ट्रेटेजी को लेकर। एक कमेंट था कि सर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस कर लें और प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटेजी बता दें जिससे कि आपको आसानी हो तैयारी करने में। तो दोस्तों, इसका जवाब है, यदि मेरे लिए समय मिलेगा इस सीरीज को कंटिन्यू करते करते तो मैं जरूर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके बिना सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। और समय मिलता है तो दोस्तों सिलेबस को भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आपको सुझाव रहेगा आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और सिलेबस को दोस्तों पूरे तरीके से याद कर लें। पूरे सिलेबस को याद करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि आपको जब सारे टॉपिक्स याद होते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली रिवीजन होता रहता है। जैसे यदि आपके सिलेबस में मूल अधिकार है संविधान का, तो आप मूल अधिकार जैसे ही सोचते होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समानता, स्वतंत्रता, ये अधिकार याद आने लगते होंगे। तो आपका अप्रत्यक्ष रूप से रिवीजन चालू हो जाता है। जैसे गुप्तकाल आपकी हिस्ट्री में टॉपिक है तो आपके माइंड में सिर्फ गुप्तकाल आता होगा, तो आपकी एक लिस्ट टाइप की बनने लगती होगी, हाँ ये मैंने पढ़ा था। तो सिलेबस याद करने का एक सबसे ज्यादा फायदा क्या है, आपका पैसिव रिवीजन चलता रहता है आपके दिमाग में। तो सिलेबस आपको याद कर लेना है आवश्यक रूप से, यह ध्यान रखना है पूरा पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों कुछ कमेंट के जवाब देने का प्रयास किया गया, और दोस्तों हर वीडियो में इस प्रकार से प्रयास किया जाता है। इसमें मैंने आपको शुरुआत में सारी चीजें बता दी, बाकी सब वीडियो में मैं वीडियो के बीच बीच में एक एक कमेंट को लेता रहता हूं। और दोस्तों सूचना भी मैंने आपको दे दी कि हो सकता है कि 2 दिन आपको वीडियो देखने ना मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के बारे में। किस आधार पर देखना है, सबसे पहले हम पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर ऊर्जा विभाग और वितरण की पृष्ठभूमि देखेंगे, और फिर ऊर्जा के प्रकार और स्रोतों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पृष्ठभूमि से। दोस्तों ये पृष्ठभूमि, ये वाला पृष्ठभूमि है। कौन से 3 आधार हैं, पृष्ठभूमि देखना है, ऊर्जा विभाग और वितरण देखना है, ऊर्जा के प्रकार एवं जो स्रोत हैं उनकी चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए पृष्ठभूमि से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार क्या हुआ था, ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन किया गया था। कितना, 240 किलोवाट। और देश आजाद होने के बाद मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। 1905 का ग्वालियर रियासत का भाप से बिजली बनाने का जो प्रोडक्शन है उसको ध्यान रख लेना है, 240
किलोवाट। और फिर जब देश आज़ाद हुआ था तो दोस्तों कब, 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब किया गया, 1 दिसंबर 1950 को। कब किया गया, 1 दिसंबर 1950 को किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है, जबलपुर में स्थित है। ठीक, अब फिर और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, 1953, इस सन को आपको नहीं भूलना है। इसमें हुआ क्या था दोस्तों, चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। कहां हुई थी, नेपानगर बुरहानपुर में हुई थी। दोस्तों नेपानगर का एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, यदि आपको उसके बारे में जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहां फिलहाल ध्यान रख लें, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में कब स्थापित किया गया, वर्ष 1953 में स्थापित किया गया। फिर दोस्तों 1960 याद रखें, मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थापित की गई। कहां की, गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना। कब, वर्ष 1960 में। फिर 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई। कंफ्यूजन हमें यही होता है, कहां होता है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम में। विद्यार्थी अक्सर इनके सन को अदला बदली कर लेते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम अलग से इनको देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1950 को हुआ था। कहां हुआ था, जबलपुर में हुआ था। और जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम है उसका गठन कब हुआ था, 25 अगस्त 1982 में हुआ था। कहां हुआ था, भोपाल में हुआ था। तो इन दोनों में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। और दोस्तों इनके यदि आप डेट याद न रख पाए तो कम से कम इनके सन जरूर याद रख ले कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन 1950 में और मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ऊर्जा विकास निगम का गठन 1982 में हुआ था। और जबलपुर और भोपाल भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को हम शक्ति भवन कहते हैं, याद रखना है। शक्ति भवन तो हम कहते हैं जो जबलपुर में स्थित है, बिजली बोर्ड भवन उसके लिए ऊर्जा भवन किसे कहते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। भोपाल में स्थित है शायद, है ना। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे दें। बहुत सारे विद्यार्थी जवाब देते हैं तो जिससे बहुत खुशी मिलती है और प्रश्न लगातार पूछने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। और जब मैं आपसे लगातार प्रश्न पूछूंगा तो उससे मेरा नहीं आपका ज्यादा फायदा है, आपके प्रति या आपके मन में चीजों को जानने के प्रति जिज्ञासा पैदा होगी। जितने प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा यदि आप पे आंसर आएगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, भले आप जवाब दें या ना दें। और यदि आप पे आंसर नहीं आएगा तो उसको जानने के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आप और ज्यादा ध्यान से जब वो टॉपिक आएगा तो उस चीज को पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। ठीक, अब बात करते हैं ऊर्जा वितरण विभाग की। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जबलपुर मुख्यालय है किन किन का, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी 22 नवंबर 2001 का, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 2005 का, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006 का। याद रखना है, ऊर्जा वितरण विभागों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखा मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, इसका मुख्यालय भी जबलपुर है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 2005 में बनी, इसका मुख्यालय भी जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी का मुख्यालय भी 2006 जबलपुर में है। फिर दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी 2012, इसके मुख्यालय की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र का इंदौर में है, मध्य क्षेत्र का भोपाल में है और पूर्वी क्षेत्र का जबलपुर में है। इन फैक्ट के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना आपके लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार और स्रोतों की। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों ऊर्जा को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक अनवीकरणीय ऊर्जा और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा। यदि अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों जो अनवीकरणीय ऊर्जा है इसका अन्य नाम है परंपरागत स्रोत या क्षय ऊर्जा, और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसे हम कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा, जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। इसको खत्म तो कर लेंगे लेकिन फिर से बना लेंगे आप, जैसे विंड एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। यदि ऊर्जा स्रोत की बात करें तो दोस्तों जो अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं इनके भंडार सीमित हैं, वह भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। और जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं इनके भंडार असीमित हैं और भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते, जैसे विंड एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई और सनलाइट से जो सौर ऊर्जा बनती है उसकी चर्चा की जा रही है। पर्यावरण की बात करें तो दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। यदि इनका हम उपयोग ज्यादा करते हैं तो कम में भी पहुंचाते हैं, ठीक है।
लेकिन फर्क उसका धीरे धीरे दिखता है। इसी प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये दोस्तों पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते। सनलाइट से आप एनर्जी बनाओगे, कौन सा पॉल्यूटेंट उससे निकल रहा है? कोई नहीं निकल रहा, तो भाई कैसे नुकसान पहुंचा देंगे? तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। फिर बात करते हैं उदाहरणों की। तो दोस्तों तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यह सभी अनवीकरणीय ऊर्जा में आती हैं। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस सभी नवीकरणीय ऊर्जा में आती हैं। अब चर्चा करते हैं विस्तार से कौन कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा के मध्य प्रदेश में स्रोत है। फिर नवीकरणीय की चर्चा भी हम कर लेंगे। दोस्तों बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल बातें यहाँ पर आपको बताने के लिए हैं, लेकिन फिलहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है। फैक्ट गैदरिंग पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस सीरीज पर। किसी भी टॉपिक पर यदि आप विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो आप बिना किसी संकोच के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इसलिए ही बनाया गया है ताकि वन वे कम्युनिकेशन ना हो पाए। रेडियो थोड़ी ना चल रहा है कि मैं आपको जो बोलूंगा आपको सुनना ही है, आप अपने प्रति उत्तर में कुछ नहीं कह सकते। कमेंट सेक्शन इसलिए बनाया गया है कि वन वे की जगह पर टू वे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो पाए, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं और आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा पाए, इसलिए बनाया गया है कमेंट बॉक्स। तो उसका भरपूर उपयोग आपको करना है, क्योंकि मैं तो अपनी बात भाई पहुंचा लेता हूं आप तक, आप कैसे पहुंचा पाएंगे? कमेंट सेक्शन के माध्यम से। चलिए बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की। सबसे पहले ताप विद्युत ऊर्जा की हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और सिंगरौली में स्थापित किया गया। सन यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। सबसे बड़ा कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सिंगरौली में स्थित है। ठीक, एक बार हम एक साथ देख लेते हैं सारे ताप विद्युत केंद्र को चार्ट के माध्यम से, फिर एक एक करके हम चर्चा भी कर लेंगे। तो दोस्तों सब ध्यान रखना है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे पहला है, वर्ष 1953 में स्थापित हुआ था। बहुत शुरुआत में हमने चर्चा कर ली थी इस वीडियो के। स्थान है बुरहानपुर। फिर दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, बेडन सिंगरौली में स्थापित है। फिर दोस्तों संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया खंडवा में है। दोस्तों इनके स्थान आपको नहीं भूलना, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाएंगे आप एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? खंडवा के डोंगलिया में है। फिर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में है। झाबुआ सिवनी में है। दोस्तों विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि भाई झाबुआ ताप विद्युत केंद्र तो झाबुआ में होगा, ऐसा नहीं है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सिवनी में है। फिर बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर के बरेठी में है। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में है। दोस्तों ध्यान रखना है, मालवा ताप विद्युत केंद्र और संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र दोनों कहां पर है? खंडवा में स्थित है। फिर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीर सिंहपुर उमरिया में स्थित है। अब एक एक करके बड़े विस्तार से हमें इनकी चर्चा करनी है। आपको अंत तक इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखना है, पूरी क्लास को देखना है। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में चस्पा कर देना है। चस्पा तो नहीं कर सकते, टाइप कर सकते हैं आप, तो टाइप कर देना है। दोस्तों चस्पा और टाइप करने में क्या अंतर है, इसका भी आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे ही दीजिए, ठीक है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र दोस्तों स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी और मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है, बुरहानपुर जिले में स्थित है। सभी फैक्ट याद रखने हैं इसके। सबसे छोटा है हमने देख लिया है, सबसे पहला है यह भी हमने देख लिया है। दोनों फैक्ट को याद रखना है कि जो चांदनी है सबसे पहला है 1953 का, बुरहानपुर में है, और सबसे छोटा भी है। फिर बारी आती है दोस्तों विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। इसकी उत्पादन क्षमता है 4760 मेगावाट, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बेडन सिंगरौली जिले में स्थित है। कहां पर है? सिंगरौली जिले के बेडन नामक स्थान पर स्थित है। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का निर्माण दोस्तों रूस की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से किया गया था? रूस की सहायता से किया गया था। वर्तमान क्षमता है दोस्तों 4760 मेगावाट या 4760 मेगावाट। ये बढ़ती रहती है क्षमता दोस्तों, और ज्यादा क्षमता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित होता है कौन? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। किसके द्वारा संचालित होता है? एनटीपीसी के द्वारा संचालित होता है।
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित होता है। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में बता दें। दोस्तों यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। कौन है भैया सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा मध्य प्रदेश में? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र दोस्तों खंडवा जिले के डोंगलिया नामक स्थान पर वर्ष 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की कहाँ हुई थी? डोंगलिया खंडवा में हुई थी। कहाँ हुई थी? डोंगलिया खंडवा में हुई थी। मालवा भी दोस्तों खंडवा में ही है। कब हुई थी? 2014 में हुई थी। वर्तमान क्षमता कितनी है दोस्तों? 2520 मेगावाट है। और इंदिरा सागर बांध दोस्तों इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल का स्रोत है। और दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है उसकी कितनी क्षमता है जल विद्युत परियोजना में? इसकी चर्चा शायद हम पहले कर चुके हैं, नहीं की तो आगे फिर से कर लेंगे। यदि आप जानते हैं तो बताइए कितनी उत्पादन क्षमता है इस बांध की जल विद्युत के मामले में, ठीक है। और यही दोस्तों जो इंदिरा सागर बांध है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का काम भी करता है। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों बैतूल जिले के सारणी में स्थित है 1330 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ। कौन सा? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। कहां पर स्थित है? बैतूल जिले के सारणी में है। इसकी क्षमता है 1330 मेगावाट, इसको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य जल स्रोत है तवा नदी। और दोस्तों प्रारंभिक इकाई कब स्थापित हुई थी? 1967-68 में स्थापित हुई थी। जल स्रोत है तवा नदी। प्रारंभिक इकाई की स्थापना हुई थी 1967-68 में, इतना आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी और वर्तमान में अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। कौन सा? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। कब स्थापित हुआ था? 1965 में स्थापित हुआ था। और वर्तमान में किस जिले में है? अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। फिर दोस्तों बात करते हैं जबलपुर ताप विद्युत परियोजना की। इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी और नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर स्थित अवंतीबाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जल आपूर्ति होती है। ध्यान रखना है आपको। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई थी 1960 में और नर्मदा की एक सहायक नदी है बरगी नदी, उस नदी पर स्थित है अवंतीबाई बांध। और यह दोस्तों अवंतीबाई बांध जल की आपूर्ति करता है किसके लिए? जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को। फिर बात करते हैं झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की। तो दोस्तों यह केंद्र सिवनी के घनसौर में स्थित है। कौन सा? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सिवनी के घनसौर में स्थित है। 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है और है दोस्तों सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। सिवनी नहीं भूलना दोस्तों आपको झाबुआ के लिए, जिला सिवनी है लेकिन नाम झाबुआ रख दिया। फिर दोस्तों बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। यह केंद्र छतरपुर जिले में प्रस्तावित है दोस्तों, याद रखना है। और यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के कोरबा, दुर्ग आदि से की जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है। और यहाँ जल की आपूर्ति दोस्तों केन नदी और श्यामली नदी से की जाएगी। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की हम बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों दादा दूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं, ध्यान रखना है। मालवा ताप विद्युत केंद्र किसे कहते हैं? दादा दूनी वाले ताप विद्युत केंद्र को कहते हैं। खंडवा जिले के दोस्तों गोराड़िया में स्थित है दादा दूनी वाले ताप विद्युत केंद्र और 600 मेगावाट की मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। फिर बात करते हैं संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की। दोस्तों उमरिया जिले के वीरसिंहपुर में स्थित है और वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। और यहाँ दोस्तों जल एवं कोयला इसकी आपूर्ति जोहिला घाटी से की जाती है। ध्यान रखना है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले के वीरसिंहपुर में स्थित है। 1340 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है और जल और कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? जोहिला घाटी से होती है। इतनी चीजों को आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित ताप विद्युत केंद्रों की। किस कंपनी के अंतर्गत? एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र आते हैं? तो सबसे पहले अमरकंटक एक्सटेंशन ताप विद्युत केंद्र, स्थान कहां पर है? चचई अमरकंटक में, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। 210 मेगावाट का है। फिर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र दोस्तों कहां है? सारणी बैतूल में है। 330 मेगावाट का, 3 यूनिटों को मिलाकर, इसकी 3 यूनिटें हैं, तीनों यूनिट को मिलाकर 330 मेगावाट इसकी क्षमता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में स्थित है। दोस्तों इनको पहले ही हम पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन के तौर पर देख लें और इतना याद रख लें कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ये संचालित होते हैं। फिर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र दोस्तों वीरसिंहपुर उमरिया में है
और 1340 मेगावाट तीनों यूनिटों को मिलाकर इसकी उत्पादन क्षमता है। फिर श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? डोंगलिया खंडवा में स्थित है और 2520 मेगावाट इसकी क्षमता है दोनों यूनिट को मिलाकर। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की एवं उनकी क्षमता की मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहां पर है? मंदसौर में है। ठीक है, इनकी आप क्षमता कुछ की याद रख सकते हैं। सन आप पहले वाले का याद रख लें और जो महत्वपूर्ण होंगे उनकी चर्चा हम कर लेंगे। सन का ज्यादा लोड आपको नहीं लेना है, पहले वाले का जरूर याद रख लें। किसका? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, चंबल नदी जल का स्रोत है इसके लिए, मंदसौर जिले में स्थित है, 115 मेगावाट की है। यहां पर क्षमता भी याद रखें और शुरुआत हुई थी 1960 में। फिर पेंच या तोतला डोह जल विद्युत परियोजना पेंच नदी पर है दोस्तों, इसको तोतला डोह जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। स्थान है नागपुर छिंदवाड़ा, क्षमता है 160 मेगावाट, शुरुआत हुई थी 1986 में। फिर रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना, जल स्रोत नर्मदा नदी, स्थान है बरगी जबलपुर और क्षमता है 90 मेगावाट। 1988 में शुरुआत हुई थी इसकी। बरगी को भी आप ध्यान रख लें, 90 मेगावाट क्षमता है। सन आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये मेगावाट वाली क्षमता आप थोड़ा याद रखने का प्रयास करें। स्थान याद रखें, जल स्रोत याद रखें। नर्मदा की सहायक नदी है बरगी, ठीक उस पर है। टोंस या बाण सागर वन परियोजना कहां से जल स्रोत या जल प्राप्त होता है? टोंस बिहार नदी से प्राप्त होता है। टोंस या बाण सागर फर्स्ट कहां पर है? रीवा में है। सेकंड भी दोस्तों रीवर में है, बाण सागर सेकंड, जिसे सिलपरा कहते हैं। तो पहले फर्स्ट की चर्चा कर लेते हैं। टोंस या बाण सागर फर्स्ट परियोजना को जलापूर्ति टोंस और बीहड़ नदी से होती है, रीवा जिले में स्थित है। 315 मेगावाट इसकी क्षमता है, 91 में शुरू हुई थी। फिर सिलपरा या जिसे कहते हैं बाण सागर सेकेंड, यह दोस्तों रीवा जिले में स्थित है और 30 मेगावाट क्षमता है, 2002 में शुरू हुई थी। दोस्तों दोनों ही रीवा जिले में है, टोंस और सिलपरा। फिर देवलोंद बाण सागर थर्ड कहां पर है? सोन नदी जल स्रोत है, शहडोल में स्थित है, इसको जरूर याद रखें। देवलोंद बाण सागर सोन नदी जल स्रोत है, शहडोल में स्थित है, 60 मेगावाट क्षमता है और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर झिन्ना या बाण सागर 4 दोस्तों जल स्रोत है क्योटी पुरवा नहर, स्थान है झिन्ना सतना। कौन सी? झिन्ना बाण सागर 4, 20 मेगावाट क्षमता है, 2006 में स्थापित। फिर बीर सिंहपुर जल विद्युत परियोजना, जोहेला नदी इसका जल स्रोत है, उमरिया में स्थित है, 20 मेगावाट क्षमता, 1991 में स्थापित। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा जल स्रोत है, अशोकनगर में स्थित है, 45 मेगावाट क्षमता है, 99 में स्थापित। फिर मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी में स्थित है, 60 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपको सन को लेकर टेंशन नहीं लेना, कुछ कुछ की मेगावाट क्षमता आप याद रख लें, बाकी आपको स्थान और जल स्रोत सबके याद रखने हैं, इनको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, फिर दोस्तों जवाहर सागर और राणा सागर जल विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश का 99 मेगावाट, किससे? जवाहर सागर से, और 172 मेगावाट किससे? राणा प्रताप सागर से। कुल 271 मेगावाट का 50% मतलब कितना? 135.5 मेगावाट शेयर है। किन दो परियोजनाओं की बात चल रही है? जवाहर सागर और राणा सागर। जवाहर की क्षमता कितनी है उत्पादन? 99 मेगावाट है। राणा की कितनी है? 172 मेगावाट है। तो मध्य प्रदेश का इनका आधा शेयर है इन परियोजनाओं में। अब बात करते हैं दोस्तों कंफ्यूजिंग पॉइंट की। तो क्या बताया जा रहा है? बाण सागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजनाएं दोस्तों निम्नलिखित है। हम एक ही समझते हैं, देवलोन शहडोल वाली। उसके अलावा दोस्तों बाण सागर 1 में है टोंस परियोजना, रीवा में है, बाण सागर 2 में है सिलपरा परियोजना। हम इसको बस मान के चलते थे, अब तक आपको भी याद होगा कि बाण सागर को हम शहडोल आंसर कर देते थे, इसे देवलोन भी कह देते थे, या देवलोन स्थान बोल देते थे और बाण सागर परियोजना बोल देते थे। लेकिन दोस्तों बाण सागर के अंतर्गत 4 परियोजनाएं शामिल हैं। बाण सागर फर्स्ट में टोंस परियोजना जो रीवा में है, बाण सागर 2 में सिलपरा परियोजना, यह भी रीवा में है। टोंस और सिलपरा एक साथ याद रखें, टोंस और सिलपरा ये कहां पर है? रीवा में है। दोस्तों बाण सागर 3 देवलोन में है, कहां पर? शहडोल में। इसे देवलोन परियोजना भी कहते हैं। और बाण सागर 4 को दोस्तों झिन्ना परियोजना कहते हैं, झिन्ना सतना में स्थित है।
अब क्या लिखा है, सामान्यतः परीक्षा में दोस्तों बाण सागर परियोजना का सही उत्तर हमेशा सोन नदी पर देवलोंद बांध शहडोल जिले को माना जाता है। तो अपने विवेक का उपयोग कर लेना है आपको, फिर एग्जामिनर क्या आंसर देता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा संचालित ताप विद्युत केंद्रों की। अभी हमने किनकी चर्चा की थी, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा संचालित, अब करना है एनटीपीसी द्वारा संचालित। तो चर्चा तो पहले ही कर चुके हैं, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हम देख लेते हैं। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, गाडरवारा, खरगोन और झाबुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विंध्याचल कहां पर है, तो विंध्याचल सिंगरौली में है। क्षमता कितनी है, 4760 मेगावाट है, सभी 13 यूनिटों को मिलाकर। स्थापना भी याद रखना है, कब हुई थी, 1987 में हुई थी। गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, गाडरवारा नरसिंहपुर में है, 1600 मेगावाट क्षमता है, स्थापना 19 में हुई थी। खरगोन कहाँ पर है, सेलदा गांव खरगोन में है, 1320 मेगावाट क्षमता है। और झाबुआ ताप विद्युत केंद्र तो जरूर याद रखें दोस्तों, झाबुआ में नहीं सिवनी में है, 600 मेगावाट के साथ 2016 में स्थापित। तो इनको तो आपको ध्यान रख ही लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर बात करते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्रों की। दोस्तों इसमें काय की सहायता से, यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त होती है। और मध्य प्रदेश में 2 जगह ये प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है, परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है। पहला है चुटका गांव परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित, दूसरा है भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र शिवपुरी में प्रस्तावित। तो चुटका गांव और भीमपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, चुटका गांव मंडला में है, भीमपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों कहां पर है, शिवपुरी में है। तो मंडला और शिवपुरी यहां पर प्रस्तावित है मध्य प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र। मंडला में जो है उसका नाम है चुटका, है ना, और जो शिवपुरी में प्रस्तावित है उसका नाम है भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, इतना याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। सबसे पहले बात होगी सौर ऊर्जा की। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 26 फरवरी 2014 को 151 मेगावाट का बेलस्पन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले के भगवानपुरा में शुरू हुई थी। कौन सी, बेलस्पन सौर परियोजना कहां शुरू हुई थी, भगवानपुरा नीमच में शुरू हुई थी। और कितने मेगावाट की है, 151 मेगावाट की है, और 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है, फिर दोस्तों पहला सौर आधारित टेलीफोन एक्सचेंज कहां पर है, शिवपुरी में है। ध्यान रखना है, पहला सौर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहां पर है, शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, फिर पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है दोस्तों इंदौर का कस्तूरबा गांव। ध्यान रखें, पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है, याद रखना है, सौर ऊर्जा आधारित गांव, इसका नाम है कस्तूरबा गांव। कहां पर है, इंदौर में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है, राजगढ़ जिले में है, याद रखना है। पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है, तो राजगढ़ जिले में है। दोस्तों पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में प्रस्तावित है, इसे भी ध्यान रखना है। पहला गांव है कस्तूरबा गांव सौर ऊर्जा आधारित। पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है, राजगढ़ में है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर है, ओमकारेश्वर परियोजना कहलाता है, खंडवा में है। फिर बात करते हैं दोस्तों रीवा रेलवे स्टेशन की। दोस्तों यहां पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया। कहां पर, बीना रेलवे स्टेशन में। अब एक बात और आती है कि पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बांचा बैतूल है। ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है, कस्तूरबा गांव इंदौर है। और सौर रसोई वाला गांव कौन सा है, बांचा बैतूल है। रसोई, सौर रसोई वाले गांव की बात आए तो बांचा बैतूल आंसर करना है, और सौर ऊर्जा आधारित गांव की बात आए तो कस्तूरबा गांव इंदौर आंसर करना है दोस्तों, यहां कंफ्यूज नहीं होना। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। ध्यान रखना है, कौन सा पुरस्कार, विनोबा भावे पुरस्कार। किस चीज के लिए है, सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए। इस पुरस्कार को भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है, अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं
सौर ऊर्जा से संबंधित अन्य तथ्य एवं मुद्दों की। सबसे पहले बात होगी रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट की। ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट। कहाँ पर? गुड़ तहसील में है। गुड़ दोस्तों तहसील है, कहाँ की तहसील है? रीवा की तहसील है। यहाँ स्थित है रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। कितनी क्षमता है? 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसके द्वारा दोस्तों दिल्ली मेट्रो को, किसके द्वारा? रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% विद्युत प्रदान की जाती है। और दोस्तों जो रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट है, इसका उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब हुआ था उद्घाटन? 2020 को हुआ था। सबसे पहले यह ध्यान रखें, ये याद हो जाए तो 10 जुलाई करने की कोशिश कर लें, बाकी तनाव बिल्कुल ना लें, ठीक है। फिर दोस्तों जो रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट है, यह 4500 करोड़ की लागत से 1590 एकड़ में फैला है। याद रखना हो तो आप रखें, अदरवाइज टेंशन नहीं लेना। फिर दोस्तों प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट की बात करें तो सुवासरा मंदसौर में स्थापित किया गया है 250 मेगावाट। सुवासरा मंदसौर में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश का सौर ऊर्जा प्लांट है, इसको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है दोस्तों सोलर सिटी सांची की। दोस्तों 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया गया है। यहाँ होगा क्या? सांची के घर, सड़कें और सरकारी निजी दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची है। किस जिले में आता है? कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर बात करते हैं चेतन सोलंकी जी की। दोस्तों चेतन सिंह सोलंकी सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने वाले प्रोफेसर हैं। कौन है? चेतन सोलंकी एक प्रोफेसर है जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों चेतन सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ये भी ध्यान रख लेना है। और दोस्तों चेतन सोलंकी लगातार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और वे अपने सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन परिवारों तक सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं। चेतन सोलंकी की बात चल रही है। सोलर गांधी पूछा जाए, सोलर मैन ऑफ इंडिया पूछा जाए, मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी का ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाए, आपको चेतन सोलंकी जी का नाम नहीं बोलना है, चेतन सिंह सोलंकी। फिर बात करते हैं प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट की। कब प्रस्तावित हुए थे भैया? तो नवंबर 2021 में प्रस्तावित हुए थे। आगर सोलर प्लांट, शाजापुर और नीमच सोलर प्लांट, ये 3 सोलर प्लांट। आगर सोलर प्लांट की क्षमता है 550 मेगावाट, शाजापुर सोलर प्लांट की 450 मेगावाट और नीमच सोलर प्लांट की है 500 मेगावाट। आगर सोलर प्लांट, शाजापुर सोलर प्लांट और नीमच सोलर प्लांट, यह प्रस्तावित सोलर प्लांट है मध्य प्रदेश में। इसी के साथ अब चर्चा की जाएगी मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की। कुल पवन चक्कियों की संख्या से शुरुआत करेंगे, जिनकी संख्या है 150 और सबसे ज्यादा पवन चक्कियों वाला जिला है देवास। 150 देवास, राइमिंग भी मैच हो रही है, ध्यान रख लेना है। सबसे ज्यादा यदि पवन चक्कियों की बात करें तो देवास में है और कुल संख्या कितनी है? 150 है। दोस्तों इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हमने पेंटिंग भी बनाई पवन चक्की की बचपन में जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। और दोस्तों पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 25 मीटर प्रति सेकंड की वायु की गति आदर्श होती है। तो आप इस बेंचमार्क को याद रख लें, आपकी इच्छा हो तो पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास के जामगोदरानी में स्थापित की गई थी पवन ऊर्जा संयंत्र। कहाँ हुई थी? सबसे पहले वर्ष 1995 में देवास के जामगोदरानी में स्थापित हुई थी। और दोस्तों जामगोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियां स्थापित की गई थी, ठीक है। ये तो हो गई पवन ऊर्जा की बात। कुल 150 लगभग है दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर नहीं, आप बोले एक आध 2 और लग गई हो, कम हो गई हो, तो इसमें अप्रोक्स डेटा लिखा हुआ है, लगभग 150 मध्य प्रदेश में है और सबसे ज्यादा देवास में, ये तो फिक्स ही है, ठीक है। फिर प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्रों की बात करें तो उनको जरूर याद रखना है कि भाई जामगोदरानी नागदा देवास में है। कहाँ है भाई? जामगोदरानी और नागदा देवास में है। तो दोस्तों नागदा 2 लिखे हुए हैं, उज्जैन का नागदा भी लिखा हुआ है। इसके बारे में तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको चेक करना होगा। फिर एक बार आप नागदा देवास और नागदा उज्जैन दोनों गूगल पे सर्च करें, दोनों आए तो फिर दोनों ही हैं। फिर इसकी चर्चा अगले वीडियो में हम कर लेंगे, इस चीज को क्लियर कर लेंगे, निश्चिंत रहना है। तो जामगोदरानी देवास, नागदा उज्जैन का तो है ही, लेकिन देवास का मुझे समझ नहीं आ रहा, यदि हो सकता है वहां पर भी हो। फिर मामटखेड़ा रतलाम में है और कुकड़ू बैतूल में है। मामटखेड़ा रतलाम, कुकड़ू बैतूल। दोस्तों कुकड़ू हिल्स पे कॉफी भी लगाई गई थी, याद होगा आपको, हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। जामगोदरानी देवास में है, ठीक है। ये तो हो गई वायु पवन ऊर्जा की बात, है ना।
अब चर्चा करते हैं बायोमास की। तो दोस्तों बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कचरा, धान की भूसी, गन्ना की भूसी, सरसों की डंठल, इन सब से प्राप्त करते हैं बायोमास ऊर्जा को। और दोस्तों भारत का पहला बायोमास गांव कसई गांव बैतूल है। बांचा बैतूल क्या था? ऐसा गांव जहां की रसोइयां सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कसई गांव बैतूल में और बांचा बैतूल में। अब बात करते हैं बायोमास ऊर्जा की। तो दोस्तों जादूखेड़ा जगह है धार में, यहाँ धान परेली और भूसी आधारित संयंत्र है बायोमास ऊर्जा के लिए। दोस्तों ग्वालियर खंडवा का कटवा गांव, यहाँ पर गन्ना की खुई आधारित संयंत्र है। ग्वालियर और खंडवा की कटवा गांव में कैसा है? गन्ना की खुई आधारित बायोमास संयंत्र है। और मुरैना दोस्तों ऊपर तो सरसमा होता ही है, तो पर सरसमा के डंठल आधारित संयंत्र ही लगाया जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं समाचार के पन्नों से ऊर्जा बजट 2023-24 के बारे में। तो दोस्तों वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? 28,000 मेगावाट दर्शाई गई। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। पवन ऊर्जा के मामले में भी 8वां है। यहां लिखते जा रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा स्थान है? 8वां है। पवन में भी कौन सा है दोस्तों? 8वां है। सौर ऊर्जा में चौथा है, यहां अलग से लिख देते हैं। सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बायोमास ऊर्जा में दूसरा है। बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान है। और लघुपन बिजली में मध्य प्रदेश का चौथा है। किसमें? लघुपन बिजली में चौथा है। और दोस्तों वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता मध्य प्रदेश में कितनी है? 1185 किलोवाट है हर व्यक्ति के लिए। और कुल कितनी हमारी क्षमता है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार? 28,000 मेगावाट है। इसको आपको ध्यान रखना है, इतने आंकड़े ध्यान रख लेने। पवन और नवीकरणीय ऊर्जा में मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है। सौर और लघु पन बिजली में चौथे पर है। पवन नवीकरणीय 8वां, सौर लघु पन बिजली चौथा, बायोमास में दूसरे स्थान पर है। याद रख लेना। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 1185 दोस्तों किलोवाट लिखा है, इसको मेगावाट ना कर दें आप, नहीं तो क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर समझ रहे हैं? तो ध्यान से चीजों को देखना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, ध्यान लगा के रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों बायोगैस की। तो दोस्तों बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती है और भदभदा पशुपालन केंद्र भोपाल में स्थित है, ध्यान रखना है। और बैरसिया पशुपालन केंद्र भी भोपाल में है। काय से बनती है बायोगैस? पशु के अपशिष्ट से बनती है। और भदभदा पशुपालन केंद्र और बैरसिया पशुपालन केंद्र दोनों कहां पर हैं? भोपाल में स्थित है। तो इनको भी आपको नहीं भूलना है, ध्यान रखे रहना है, ठीक है। फिर बायोडीजल की बात करते हैं दोस्तों। जेट ट्रोफा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित बायोडीजल का, क्या ध्यान रखना है आपको? बांसगढ़ी मंडला को नहीं भूलना है दोस्तों। जेट ट्रोफा की सहायता से। जेट ट्रोफा क्या होता है कमेंट में बता दें, फिर मैं आपको बाद में बताता हूं विस्तार से, ठीक है। 10 किलोवाट संयंत्र लगाया गया है कहां पर? बांसगढ़ी मंडला में, जेट ट्रोफा की सहायता से। किसका संयंत्र? बायोडीजल का संयंत्र, इसको याद रखना है। फिर बात करते हैं समाचार के पन्नों से एक बार फिर से। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, याद रखना है, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां है? खंडवा में है। और 24 करोड़ की लागत से बाटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम से या संयुक्त प्रयासों से लगाया जा रहा है पहला बायोमास हाइड्रोजन संयंत्र, ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का। कहां पर? खंडवा जिले में, तो याद रख लेना है। एक और कॉलम है दोस्तों यहां पर समाचार के पन्नों से डब्बा बना हुआ है, कहा जा रहा है बायोमिथेनाइजेशन प्लांट। तो दोस्तों इंदौर के देवगुड़ारिया में एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया जा रहा है। कहां पर? देवगुड़ारिया इंदौर में। क्या किया जा रहा है? बायोमिथेनाइजेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बायोमिथेनाइजेशन प्लांट देवगुड़ारिया इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। और बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों खंडवा में स्थापित किया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। और दोस्तों जो बायोमिथेनाइजेशन प्लांट है, यह प्लांट प्रतिदिन 18,000 बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा, इस चीज को भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ निजी क्षेत्र के ताप विद्युत केंद्र की। तो दोस्तों जेपी पावर
वेंचर्स लिमिटेड ताप विद्युत केंद्र बीना में स्थित है, 500 मेगावाट क्षमता है, राज्य का अंश है 350। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड बीना में है। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट सिंगरौली में है। एस्सार पावर प्लांट भी सिंगरौली में है और जेपी ताप विद्युत गृह नगरी सिंगरौली में है। तो इन तीनों को एक साथ याद रखें। कौन कौन से एक साथ याद रखने हैं? शासन, एस्सार और जेपी। कहां पर है? सिंगरौली में है। क्षमता कितनी है? शासन की है 3960 मेगावाट, राज्य का हिस्सा है 1485 मेगावाट। एस्सार की है 1200 मेगावाट, शासन का हिस्सा 30 मेगावाट। जेपी ताप विद्युत गृह नगरी की क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट, शासन का 495 मेगावाट है। एमबी पावर सुपर ताप विद्युत गृह दोस्तों अनूपपुर में है, क्षमता है 1200 मेगावाट, शासन की है 420 मेगावाट। तो दोस्तों यहाँ पर क्षमताएं आप याद रख सकते हैं। शासन का अंश दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ अपने विवेक का और अपनी मेमोरी के अनुसार ध्यान रखें। याद हो तो बढ़िया है, अदरवाइज तनाव बिल्कुल ना लें। बस स्थिति याद कर लें कि जेपी वेंचर्स लिमिटेड कहां पर है? बीना में है। शासन एस्सार जेपी ताप विद्युत गृह नगरी सिंगरौली में है। अब दोस्तों जेपी वेंचर्स और ताप विद्युत नगरी दोनों में जेपी आ रहा है। वेंचर कहां पर है? बीना में है। बी से वेंचर, बा से कर लो आप तो, वेंचर मत पढ़ो, इसको वेंचर पढ़ लो याद रखने के लिए। तो बा से वेंचर, बा से बीना हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ बोलेंगे सर वा से वेंचर होता है, आपने बा से क्यों कह दिया? भाई याद भी तो रखना है, इसके हिसाब से सर ने बोल दिया। फिर दोस्तों एमबी पावर सुपर प्लांट ये अनूपपुर में है। इतना स्थिति तो याद रख ले, बाकी फिर आपकी क्षमता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चर्चा करी मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है। विस्तार से चर्चा करी, एक एक पहलू को कवर करने का प्रयास किया। अब यदि आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो आपको अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करना है जो आपकी ही तरह ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। दोस्तों चैनल को तो आप हर किसी को शेयर कर दो। हमने कंप्यूटर भी पढ़ाया है, साइंस भी पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट आप एक बार जाकर देखें, आपको मजा आने वाला है। शेयर आपको वीडियो को कर लेना है विद्यार्थियों तक, लाइक भी कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस आपको इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाए। और दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पुस्तक की पीडीएफ की डिमांड करी थी। दोस्तों पीडीएफ उपलब्ध करवाने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, फिर से आपसे वही बात करूंगा, आपको पुस्तक मार्केट से परचेस कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि राइटर भी पुस्तक को पब्लिश करते हैं तो उसकी सेल बढ़ाने के लिए करते हैं, उन्होंने परमिशन दी, यही बहुत बड़ी बात है और हम भाग्यशाली हैं कि उन्होंने परमिशन दी कि आप इस पुस्तक के माध्यम से लोगों तक ज्ञान पहुंचाएं। तो वीडियो के माध्यम से आपको चीजें मैं बता रहा हूं, तो बस करना क्या है, बने रहना है, हमारे साथ पढ़ाई करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।